got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever. दिल्ली के लवली पब्लिक स्कूल को मिली धमकी पुलिस और बम स्क्वाड ने स्कूल का मुआयना किया कोई इंडिगो की परवाजें मंसूख या ताखीर का शिकार मुल्क भर के कई एयरपोर्ट पर मुसाफिर परेशान मालूमात की कमी के सबब मुसाफिरों को पेश आ रही है मुश्किल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की टेक्नोलॉजी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात मुल्क में AI के फ़रोग़ और हुनर साज़ी पर ताउन का कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा श्रीनगर घने कोहरे और वस्ता हवाओं की लपेट में एहतियात बरतने की राजस्थान में जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे पर स्लीपर बस और ट्रक के तसादुम 3 अफराद हलाक 28 शदीद जख्मी 7 मुसाफिरों की हालत दिल्ली के लवली पब्लिक स्कूल को बम से इसके बाद स्कूल को फौरी महफूज पर पुलिस को इत्तला दी फौरी तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड फायर डिपार्टमेंट और डॉग स्क्वाड को स्कूल भेजा गया पूरे स्कूल की इमारत और अफराद का तफसीली मुआयना किया गया ताहम किसी मुश्तबा शय या बम का पता नहीं चला वालिदैन में तशवीश फैल गई थी और कई वालिदैन बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच गए जिन्हें इंतजामिया और पुलिस ने सूरत-ए-हाल से आगाह पुलिस ने बताया कि स्कूल और अहाता महफूज करार दिया गया अमित सर कुछ नहीं मैच मेल आई है सुबह उसके लिए बच्चों को फटाफट कॉल करें मैडम हमें कुछ नहीं सिर्फ मैसेज आया कि आपने और कोई क्लास खाली है मैम आपका एक ईमेल आया था ट्रेडिंग का क्या था जो एक ईमेल है वो तकरीबन 8:30 के करीब मॉर्निंग में आया है और क्योंकि हमारे 2 टाइमिंग्स होते हैं चेक करने के तो 8 बजे तक कुछ नहीं था फिर दूसरा टाइम हमारा 10 बजे हम सारे मेल्स चेक करते हैं 10 सवा 10 के करीब तो आज थोड़ा नेट में प्रॉब्लम थी जैसे हमने वो चेक किया तो फिर उसके बाद हमने 100 नंबर पे कॉल किया वहाँ से हमें वापस कॉल आया कंफर्म करने के लिए तो उसके बाद विद इन 5 मिनट्स में काफ़ी लोग मतलब जितने भी पुलिस वाले फायर ब्रिगेड वाले एम्बुलेंस सब आ गए थे इंडिगो एयरलाइन की मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हो रही हैं जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है मुंबई हवाई अड्डे पर मुसाफिर परेशानी और इज़्तिराब का शिकार नजर आए और कई अफराद को अपने शेड्यूल के मुताबिक सफ़र करने में दुश्वारी पेश आई हवाई अड्डे की इंतज़ामिया के मुताबिक परवाज़ों की मनसूखी और ताख़ीर की बुनियादी वजह मौसमी हालात फ़्लाइट शेड्यूल में उलझन और एयरलाइन के अंदरूनी मनसूबाबंदी में मसाइल हैं इसके नतीजे में हज़ारों मुसाफिरों की परवाज़ें मुतासिर हो रही हैं और कई अफराद को रात भर एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है मुसाफिरों ने बताया कि चेक इन काउंटर्स पर लंबी कतारें लग गई हैं और मालूमात की कमी के सबब वो काफ़ी परेशान हैं बाज़ मुसाफिरों ने एयरलाइन से शिकवा किया है कि इन्हें परवाज़ की ताज़ा तरीन मालूमात बर वक्त फराहम नहीं की जा रही हैं टेक्नोलॉजी शोबे की आलमी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हिंदुस्तान में मसनूई ज़हानत के बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए 17.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया कंपनी के CEO सत्या नाडेला ने इसे एशिया में माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी सरमायाकारी करार दिया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि यह इक़दाम भारत को AI फर्स्ट मुस्तकबिल की तरफ ले जाने में मददगार साबित होगा नाडेला ने कहा कि यह सरमायाकारी मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर हुनरसाजी और सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए की जा रही है वज़ीर मवासलात अश्विनी वैष्णु ने भी नाडेला से मुलाकात में टेक्नोलॉजी शोबे में ताउन और AI के इम्कानात पर बातचीत की
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को इंटेल और कॉग्निजेंट के आला हुक्काम से मुलाकात की। इंटेल के सरबराह ने हिंदुस्तान के सेमीकंडक्टर पॉलिसी की तारीफ की और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंटेल को मुल्क के नौजवानों के साथ काम करने का शानदार तजुर्बा हासिल होगा। इस मौके पर कॉग्निजेंट के CEO रवि कुमार एस और हिंदुस्तान में कंपनी के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश वॉरियर्स ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान कॉग्निजेंट के शराकतदारी का खैर मकदम करता है। उधर कॉग्निजेंट ने अपने बयान में कहा कि इस मुलाकात में AI और स्किल डेवलपमेंट के फ़रोग पर बातचीत हुई। मुल्क की कई रियासतों में सर्दी ने अपनी शिद्दत दिखाना शुरू कर दिया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में इसका असर मजीद बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुसलसल शदीद सर्दी की लहर जारी है और दर्जा हरारत में तेज़ी से कमी देखी जा रही है। शहर भर में गहरी धुंध छाई हुई है, जिसके बायस मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। ठंडी हवाओं के साथ कोहरे ने सर्दी को मजीद कड़ा बना दिया, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में भी सर्दी में मजीद इजाफा मुमकिन है, जिसके लिए शहरियों को ज़रूरी एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। बिहार के किशनगंज शहर में एक बार फिर तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। अंचल अफसर राहुल कुमार की क़यादत में नगर परिषद और पुलिस इंतजामिया की मुश्तरका टीम ने तजावुजात हटाओ मुहिम का आगाज़ किया। मुहिम के तहत सड़क के किनारे बरसों से कायम गैर कानूनी झोपड़ियों को JCB की मदद से मुनहदम कर दिया गया। इंतजामिया के पहुँचते ही कई लोगों ने खुद भी अपनी झोपड़ियाँ और ढांचे हटाने शुरू कर दिए ताकि बुलडोज़र की कार्रवाई से बच सकें। मुकामी लोगों के मुताबिक इस इलाके में तजावुजात की वजह से ट्रैफिक में मुसलसल रुकावटें पैदा हो रही थी, जिस पर इंतजामिया ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। देखिए, पूरे नगर परिषद क्षेत्र के पूरे अतिक्रमित क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। ठीक है, जिला पदाधिकारी मंडल पदाधिकारी के आदेश अनुसार सारे जगह को अतिक्रमण मुक्त हम लोग करने जा रहे हैं। आज से मुहिम चालू हुआ है और 3 दिन लगातार अतिक्रमण खाली करवाएगा। तो सर, अतिक्रमण जब हो जाता है तो फिर आप लोग सो के कहाँ रहते अतिक्रमण लोग कर? अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जाता है, बार बार सूचना भी दिया जाता है और बार बात के द्वारा खाली नहीं किया जाता है, तब प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाता है। सर कितने ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया अभी फिलहाल? लगभग जितने भी कंजेस्टेड हम लोग देख रहे हैं, जो रोड पर है दुकान या फिर छज्जा वगैरह लगा है, सारे चीज़ हम लोग अतिक्रमण का समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। और जितना भी कंजेस्टेड जगह है, हम लोग एक रोड मैप बना रहे हैं, उसके तहत हम लोग जो है लगातार 3 दिन पहला दिन 2 दिन और आगे भी हो सकता है कि TMC से मुअत्तल लीडर हुमायूं कबीर नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस माह की 22 तारीख को नई सियासी पार्टी का वो ऐलान करेंगे। इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग इनकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि इनकी पार्टी BJP और TMC के खिलाफ जमकर मुकाबला करेगी। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ, तो सब आपको पता मिल जाएगी। ये साल में 31 दिसंबर में पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी जो कौन कौन पार्टी को लिए। मैं BJP को खिलाफ और ममता बनर्जी को पार्टी को खिलाफ मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। वो आपको आराम से रहिए, निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत मेरा पास है नहीं। मेरा बहुत सारे लोग मेरा साथ है। वो चुनाव आएगी, चुनाव का जो विज्ञप्ति होगी इलेक्शन कमीशन को, शेड्यूल फाइनल आएगी तो आपको सब निश्चित में आराम से आपको सामने आ जाएगा। कौन होगा वो बोलने वाला कौन है, कौन होगा नहीं होगा अगले दिन पता मिल जाएगा। वो बाबरी मस्जिद को जो जमायत हुआ वो मेरा पार्टी में शामिल नहीं होना दिएगा। ये मुस्लिम समाज को इमोशनली वहाँ इकट्ठा हुआ, छोड़ दीजिए। अगले दिन में ही टेस्ट IPS को भी दिखा दूंगा। ये लाखों लोग मेरा जमायत होगी, मेरा पार्टी को ओपन कर दी, उसी दिनों को कुछ बात बोलेगी, उनको सोचने दीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का नाम है वो मौलाना यूसुफ। वो यूसुफ ने मेरा साथ जिम्मेदारी लिया, जो वो गुजरात में रहने वाला सऊदी अरब को आदमी को यहाँ लेके नहीं दूंगा, इसीलिए पैसा भी लिया। लेकिन वो झूठा
किया, काम किया, वो कोई डुप्लीकेट किया, वो कोई ड्रेस पड़ा के लास्ट। राज्यसभा की कार्रवाई इस वक्त जारी है। वंदे मातरम पर बहस भी चल रही है। जयराम रमेश इस वक्त बोल रहे हैं, आपको सीधे वही चलते हैं। 7 जनवरी 1939 को क्या ये तुष्टिकरण है? गोविंद वल्लभ पंत जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं 8 जनवरी 1939 को, क्या ये तुष्टिकरण है? और अंत में महात्मा गांधी अपनी पत्रिका हरिजन में 1 जुलाई 1939 को एक लेख लिखते हैं वंदे मातरम को लेकर। ये सब मैं टेबल पर रखूंगा, ये इतिहास है, पढ़िए, मैं ऑथेंटिकेट करके रखूंगा। पर मैं ज्यादा इससे पढ़ना नहीं चाहता हूं, पर ये क्रोनोलॉजी देना चाहता हूं, क्योंकि 1937 में जो माहौल पैदा किया गया था, सांप्रदायिक माहौल, कई संस्थाएं थी जो जिम्मेदार थे, और एक संस्था आज 100 साल मना रही है। 1925 में उसका गठन हुआ था। उन्होंने भी सांप्रदायिकता की चिंगारी उन्होंने भड़काया, और आज हमें कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण की, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण की। मैं आऊंगा और किन किन लोगों ने तुष्टिकरण किया। तो सर ये क्रोनोलॉजी है। सर पहली बात तो ये किताब है, ये किताब 2003 में छपा था। इस किताब का नाम है वंदे मातरम, और इसके लेखक एक प्रसिद्ध इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य। सब्यसाची भट्टाचार्य विश्व भारती के वाइस चांसलर थे, वो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष थे, और सर विदेश मंत्री बैठे हुए हैं। सब्यसाची भट्टाचार्य उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जिस विश्वविद्यालय में हमारे ज्ञानी वित्त मंत्री, हमारे ज्ञानी विदेश मंत्री और हमारे जेडीयू के नेता संजय झा पढ़े थे। और यह किताब सब्यसाची भट्टाचार्य ने लिखा है। सब्यसाची का माने क्या है? डिप्टी चेयरमैन सर, इनको जानना चाहिए। सब्यसाची नाम विष्णु का एक नाम है, विष्णु सहस्त्र नामम में आता है। सब्यसाची का अर्थ है जो बाएं हाथ से तीर मारता है और दूसरे दाएं हाथ से भी मारता है, 2 हैंडेड। सब्यसाची भट्टाचार्य 2 हैंडेड इतिहास थे, वो लेफ्ट के नहीं थे, राइट के नहीं थे, वो एक सचमुच बुद्धिजीवी थे। और उन्होंने ये किताब लिखी, और मैं सारे सांसदों को आज रात तक ये किताब पहुंचा दूंगा। ये 150 पेज का किताब है, पढ़िए इसका इतिहास क्या है। सब्यसाची भट्टाचार्य लिखते हैं कि 1875 में पहला वंदे मातरम लिखा गया। उसके बाद में जब आनंद मठ प्रकाशित हुआ 1882 में, उसमें और पंक्तियां जोड़ी गई, और पंक्तियां जोड़ी गई, यानी कि 1875 में एक वंदे मातरम था और 1882 में उसको और ज्यादा बड़ा किया गया। आगे बढ़ेंगे। आरजेडी लीडर मनोज झा ने राज्यसभा में अपने खिताब के दौरान हुक्मरान बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो अपने सियासी फायदे के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू को सियासी लाइफ जैकेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि मुल्क की सियासत में नफरत और तफरीका फैलाया जा रहा है और वो इस रिवायत के खिलाफ हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री जी को एक्चुअली बीजेपी के लोगों को नेहरू का धन्यवाद करना चाहिए। वो पॉलिटिकल लाइफ जैकेट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। नेहरू जी पॉलिटिकल लाइफ जैकेट। इसलिए कल सदन में एक नेता ने कहा, मैं आज यहां दोहराता हूं, एक दिन तय करिए और तय करिए कि मुकदमा हो। आप भी जिरह करिए, हम भी जिरह करें। मैं इतिहास का छात्र हूं, दिल्ली आया था एमए हिस्ट्री करने, धारा थोड़ी बदल गई, लेकिन आज भी इतिहास को संदर्भ में देखता हूं। 1937, 1905, 1915 की बातें पढ़ूंगा तो पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, सेमीकोलन के बाद नहीं पढ़ूंगा। और मेरा इतिहास बोध 14 से पहले का है, 14 के बाद का नहीं है। जय हिंद, वंदे। और स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में पंजाब के हवाले से सख्त बयान दिया और कहा कि बाज़ लोग जैसे शीश महल की ज़िंदगी दोबारा जी रहे हैं। इनका इशारा ख़ासतौर पर रियासत में ख़वातीन के हुकूक़ और समाजी इंसाफ के निज़ाम में मौजूद अदम तवाज़ुन की तरफ था। इस दौरान इन्होंने पंजाब पर कर्ज, नदियों की मौजूदा सूरत हाल और रेत माफिया पर भी जमकर बरसा। स्वाति मालीवाल, no, 1 minute, let her come. Thank you, Chairman, sir.
सर, पंजाब पर आज लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है और मुझे बहुत दुख के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है कि पंजाब में खुलेआम नदियों से अवैध सैंड माइनिंग चल रही है। सर, हमारी नदियां सतलुज, रावी, ब्यास जो कभी समृद्धि का प्रतीक होती थी, आज इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से अंदर तक खोखली हो रही हैं। सर, पंजाब की रूह, पंजाब की रेत रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर चोरी की जा रही है। कई गांवों में नदी के किनारे कट रहे हैं, खेतों की जमीनें कमजोर पड़ रही हैं, पुलों और सड़कों की नींव पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। सर, दिल्ली के एक बड़े नेता का वादा था कि पंजाब में रेत 5.5 रुपीस पर क्यूबिक फीट पर मिलेगी, पर लोग आज भी 35 से 40 रुपए देकर मजबूर हैं। वादा था कि माइनिंग से 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। आया कितना? सालाना मुश्किल से 200 करोड़, यानी 99% पैसे की लूट हो गई। सर, हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 में चेतावनी दी थी, इलीगल माइनिंग से नदियों का फ्लो बिगड़ेगा और फ्लड्स आएंगे, और सर वही हुआ। और अगस्त 2025 में पंजाब में 40 साल की सबसे भयंकर बाढ़ आई। सर, लाखों किसानों के परिवारों के फसलें, घर, पूरी जिंदगी पानी में बह गया। सर, ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर था। सर, एनजीटी, हाईकोर्ट बार बार कह रहे हैं जियो फेंसिंग करो, जियो टैगिंग करो, पर सर सीएजी की 2022-23 की रिपोर्ट खुल के बोल रही है ना कोई सर्विलेंस हुई और ना ही कोई मॉनिटरिंग। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर जारी बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रामगोपाल यादव ने कहा कि एसआईआर के दौरान असल मसला जिला सतह पर पैदा हो रहा है। रामगोपाल यादव ने कहा कि कलेक्टर और इलेक्शन कमीशन एसआईआर के नफाज के जिम्मेदार हैं, लेकिन जो असल मसाइल पैदा कर रहे हैं वो जिला सतह पर बैठे अफराद हैं। आप जो भी हिदायत जारी करें, लेकिन अगर लखनऊ में बैठे लोग कलेक्टर को वोट काटने का कहें तो चाहे आप कुछ भी कहें, वोट काटे जाएंगे। हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, असल जिम्मेदार वो लोग हैं जो इंतजामिया से जुड़े हुए हैं। यार, जो जिलों में हो रही है, कलेक्टर उसके लिए जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन के निर्देश, लेकिन असली जो गड़बड़ी करने वाले लोग बैठे हुए जिलों में। मैंने कमीशन से कहा था जब मिला था कि आप आदेश कुछ भी करें, लेकिन लखनऊ में बैठे हुए लोग अगर हमारे कलेक्टर को कहेंगे इसका वोट काट दो, कहते रहें कि बना रहे, तो केवल इलेक्शन कमीशन पे आरोप नहीं लगाया जाता। जो प्रशासन में जुड़े हुए लोग हैं, जो एक पार्टी की तरह काम करने लगे हैं, वही इन वोटों को इधर उधर करने के लिए जिम्मेदार है। ईवीएम मशीन जब जमा होने आती है तो उसकी जगह दूसरी जमा कर दो तो इलेक्शन कमीशन थोड़ी करता है, कलेक्टर ही करता है, रिटर्निंग अफसर करता है, और सरकारों का उसमें हाथ। हाँ, ये है कि इनसे जो शिकायतें होती हैं उसका निराकरण करना कोई इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन भी डरने लगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए 2-3 चीज़ें जरूरी हैं, एसेंशियल। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। अब मान लो यहाँ गड़बड़ी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि अभी तो हाई सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इलेक्शन कमीशन इस फॉर्म में हस्तक्षेप नहीं कर, चाहे जिंदा को मरा दिखा दो, चाहे मरे को जिंदा दिखा दो, सुप्रीम कोर्ट। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान ने कहा कि अवामी मसले से तवज्जो करने के लिए कौमी एकता का मामला उठाया जा रहा है। अजमेर तस्वीर और जहाँ तक राजगीर का मसला है, जब वो संविधान सभा में आए तभी से सलाह रहा है, और हमें ये चीज़ पता नहीं थी बीजेपी की सरकार ला करके क्यों मुसलमानों को बदनाम करने का या विपक्षी दलों को टारगेट करने का प्रयास। आम जनता के जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस टाइप की चर्चा शुरू कराई गई है। हम चाहते हैं कि देश के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, देश की को और धर्म को आपस में नहीं जोड़ना चाहिए। देश की 140 करोड़ आबादी जहाँ
एक साथ अपने देश के लिए खड़ी है। वहीं धर्म का अगर हम नाम करें तो धर्म के नाम पर अलग अलग बटे हैं। बटने से मुराद है अपने अपने अलग अलग धर्म को मानते हैं। तो यकीनन जब कोई इस टाइप की बात है तो इसमें आपस में इस टाइप के मुद्दों को नहीं ला करके खिलाफ नहीं करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि हम अपने मजहब को मानते हैं, उसके प्रति वफादार हैं। उसी तरह से हम जहाँ तक अपने देश का बुलेटिन फिलहाल इतना ही है। अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी।